साल 2008 और उस साल आईपीएल का पहला मैच जब ब्रेंडन मैकलम ने सबके धागे खोल दिए, पर केकेआर उस साल की टॉक्ड अबाउट टीम नहीं थी। टीम थी राजस्थान रॉयल्स जो अंडरडॉग्स थी, पर उसके साथ ही लेगेसी शुरू हुई एक ऐसी टीम की जिसने आईपीएल को आने वाले सालों के लिए डोमिनेट किया, चेन्नई सुपर किंग। बहुत अमेजिंग कहानी थी किस तरह से उन्होंने एमएस धोनी को ऑक्शन में सिक्योर किया, जबकि दिनेश कार्तिक के काफ़ी वहाँ पे चांसेस थे और बहुत सारी चीज़ें, और किस तरह से एमआई उन्हें सिक्योर करने से जस्ट चूक गया और उससे पूरी हिस्ट्री बदल गई। एक स्टेबल कोर पकड़ा उन्होंने जहाँ पे ब्लेंड था यंगस्टर्स और सीनियर्स का, फॉरेन प्लेयर रूल को बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चेपक जो उनका होम ग्राउंड था उसे एक छावनी में बदल के रख दिया। वहाँ पे उन्होंने स्पिन चोक के साथ इतने साल चीज़ों को डोमिनेट किया कि टाइटल ऐसा लगता था कि आप सीएसके के साथ ही फाइनल लड़ने जा रहे हैं हर बार। तो वहाँ पे 2008 में ट्रॉफी तो हाथ नहीं आई, 2009 भी, क्योंकि एकदम से चीज़ें बदली, साउथ अफ्रीका गई, वैसी सी नहीं रही। तो 2010 में ट्रॉफी जीते, 11 में ट्रॉफी जीते और 13 और 15 में भी फाइनल्स में हारे, जिससे पहले वो बैन नहीं हुए थे। तो 2008 से 2013 तक का जो सफ़र था, वहाँ पे एक बहुत डायनामिक लीडर जिसको गेम की बारीकियों की समझ थी, एक बहुत ही स्टेबल कोर और अपने होम ग्राउंड का मैक्सिमाइजेशन था, जिसके कारण सीएसके ने उस पूरे एरा को डोमिनेट किया। उसके बाद मुंबई ने भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश की। 2013 में एक यंगस्टर को जो उस टाइम इंडियन क्रिकेट में भी अपनी पकड़ नहीं बना पाया था, रोहित शर्मा, उन्हें बैक किया और उन्हें कैप्टन की तरह उतारा। रोहित शर्मा ने आके चीज़ें बहुत बदली। सबसे पहली चीज़, उन्होंने वानखेड़े को चेपक जैसा बनाने की कोशिश की। उन्होंने देखा वानखेड़े में जो लेफ्ट आर्म पेसर है वो आपको मिचेल जॉनसन जैसा नहीं चाहिए जो बैक ऑफ द लेंथ करता है, आपको वहाँ पे एक ऐसा पेसर चाहिए जो आगे बॉल करता है और स्विंग को पिक्चर में लेके आता है। और उसके बाद उन्होंने लेफ्ट आर्म पेसर्स के बल पे इतनी कहानियाँ लिखी जो अगले 8 साल तक उनकी डोमिनेंस को दर्शाती रही, जिसमें उन्होंने 5 ट्रॉफीज़ जीती। उन 5 ट्रॉफीज़ में उन्होंने 3 डिफरेंट टीमों को भी फाइनल्स में हराया, जिसमें सीएसके के साथ उनके 3 फाइनल्स हुए और तीनों वो जीते। क्लोज फाइनल्स भी थे, उनमें सब कुछ था, बट ओवरऑल जो चीज़ काम की वो सबसे पहले था एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग लीडर जिसको क्लैरिटी थी कि उसे किस तरह से अपनी टीम को बिल्ड करना है। दूसरा था उनका स्काउटिंग इकोसिस्टम, जिस पर बुमराह को ढूंढ के लाए, पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, और उसके बाद काफ़ी सारे यंगस्टर्स को बैक किया। उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव भी पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। उसके बाद जितेश शर्मा, बहुत सारे प्लेयर्स यूज़ भी नहीं हुए, काफ़ी सारे और फ्रेंचाइजी ने उन्होंने अच्छा किया, पर ओवरऑल कोर को बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड किया। तो एक स्टेबल लीडरशिप, वानखेड़े की बहुत अच्छी समझ और अपनी अमेजिंग स्काउटिंग सिस्टम के चलते अगले 8 साल वहाँ पे मुंबई ने डोमिनेंस किया, जो धीरे धीरे सीएसके की डोमिनेंस को ख़त्म करती गई। 2020 के बाद ऐसा लग रहा था कि वो ऐसी टीम बन चुकी है जिन्हें शायद कोई हरा ही नहीं पाएगा। एक तरफा फाइनल जीतने के बाद 2021 में जब वो उतरे तो उन्होंने वैसा सा ही जलवा दिखाया जो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे, पर तब चीज़ें बदली। कोविड के चलते सेकेंड लेग ऑफ आईपीएल को यूएई में शिफ्ट करना पड़ा। थकी हुई पिचेस थी, बहुत टॉस सेंट्रिक चीज़ें हुई। वहाँ पे जो स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक्स थे जो कि केकेआर और सीएसके थे, वो एकदम से ही बाकी टीमों को पिछाड़ के आगे निकलती दिखने लगी। और मुंबई, जिनके बॉलर राहुल चहर इंडिया में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था, वैसा सा इम्पैक्ट वहाँ नहीं डाल पाए। 2021 में फिर से सीएसके की वापसी, वो जीते, पर उसके बाद चीज़ें अलग हुई। मेगा ऑक्शन से पहले आपको सिर्फ 4 प्लेयर्स रिटेन करने की बात हुई और 2 नई टीमें आईं जो ये राइट के साथ उतरी कि जिन लोगों को बाकी टीम्स ने नहीं रिटेन किया उन्हें सबसे पहले वो अपनी तरफ रख सकते हैं। ऐसे में मुंबई ने हार्दिक पांड्या को जाने दिया, ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया, और भी बहुत क्रिटिकल प्लेयर्स थे जिन्हें जाने दिया। कुछ इस तरह के प्लेयर्स को बैक किया जिनका खेलना पक्का नहीं था, जैसे कि जोफ्रा आर्चर, बुमराह भी कुछ ना कुछ निकल्स इंजरीज से जूझ रहे थे। तो ओवरऑल उनकी कहानी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हुई। तो वहाँ पे इवन चेन्नई ने भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इसी तरह से लूज़ किया। तो दोनों टीमें जो एक स्टेबल आइडियोलॉजी, स्टेबल कोर के साथ चल रही थी, इस मेगा ऑक्शन और 2 नई टीमों के आने के चलते बहुत बुरी तरह
एकदम से पिछड़ गई और उस सीज़न मुंबई पहले 8 मैच हार के 10वें स्थान पे गई, तो सीएसके भी कोई बहुत आगे नहीं निकली, वो भी 9वें तक रह गए। तो 21 तक जब तक ये दोनों टीमें अपनी डोमिनेंस दिखा रही थी, बार-बार फाइनल्स पहुंच रही थी, चीज़ें बदलनी शुरू हुई। उसके बाद 2023 में कुछ ऐसा हुआ जिसने आईपीएल को और आगे चल के वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इम्पैक्ट रूल आया, जिसके चलते एक एक्स्ट्रा बैटर का कुशन आपके साथ जुड़ गया। उस सीज़न बहुत सारी टीमों ने इस रूल को अच्छे से नहीं समझा था। जिन्होंने समझा था उनमें से सबसे आगे इनफैक्ट सीएसके ही थी। पावर प्ले में सबसे इफेक्टिव साइड थी, जहां पे कॉनवे और ऋतुराज ने मिलके हर बार एक तेज़ अच्छी शुरुआत देने की कोशिश की। उनके साथ साथ गुजरात भी एक स्टेबल कोर के साथ चल रही थी और शुभमन गिल का एक इनसेनली अमेजिंग सीज़न, जिसके चलते ये दोनों टीमें फिर फाइनल पहुंची और फिर से फाइनली सीएसके ने ट्रॉफी अपने नाम की। पर एक साल जब बीत गया इम्पैक्ट रूल को लेके, 24 में जाके टीमों ने इसे एक अलग नज़रिए से देखना शुरू किया। वहाँ पे सबसे पहले एसआरएच ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने पावर प्ले हैवी जाने की कोशिश की कि अगर विकेट उड़ती भी हैं तो बैक करेंगे और 300 तक जाने की कोशिश करेंगे। सेम आइडियोलॉजी वहाँ पे कोलकाता ने भी दिखाई, जिन्होंने फिर से सुनील नारायण और उनके साथ पेयर अप किया फिल सॉल्ट को। वैसी सी कोशिश बाकी टीमों ने भी ट्राई की। पंजाब भी कहीं ना कहीं जूझती दिखी, पर उतना अमेजिंग गेम नहीं लेके आ पाई। राजस्थान ने बटलर और जायसवाल को जोड़ा, जहां पे जायसवाल को एक एक्सप्लोसिव बैटर की तरह पुश किया। तो जिन जिन टीमों ने ये चीज़ फिगर आउट की, वो उस साल आईपीएल में अपने जलवे दिखाती दिखी। वहीं पे मुंबई हार्दिक पांड्या को वापस लेके आए, उनके अराउंड बहुत कुछ हुआ, लीडरशिप चेंज हुई, बहुत इनऑर्गेनिक डिसीजंस दिए गए, जिसके चलते ओवरऑल वो स्ट्रगल करते हुए दिखे। और सेम चीज़ सीएसके भी इस नए इम्पैक्ट रूल एरा के ऊपर अपने आप को ढाल नहीं पाई। 25 आते आते आरसीबी ने और पंजाब ने भी अपने आप को इसी नए रूल के लिए ढाला और उनका इम्पैक्ट हम आज इस आईपीएल में भी देख रहे हैं। तो अब फ़र्क क्या आया? जिन लोगों ने इस इम्पैक्ट रूल को अच्छे से समझ लिया, उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है, शायद आने वाले सालों में वही टीम्स डोमिनेट करेंगी, जिसमें पंजाब, आरसीबी, एसआरएच, राजस्थान रॉयल्स ये सबसे ऊपर चल रही हैं। वहीं पे जो टीम्स अभी भी अपने थोड़ा सा पुराने स्टाइल ऑफ प्ले में फंसी हुई हैं, जैसे कि सीएसके, जीटी, मुंबई, वो थोड़ा सा, और उसमें एक लखनऊ को भी हम ऐड कर सकते हैं, वो अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई दिख रही हैं और शायद अपनी मुसीबत से जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में सीएसके ने लास्ट सीजन फिर भी कुछ डिसीजंस लिए, जहां पे उन्होंने यंगस्टर्स लाइक उर्विल पटेल, आयुष मात्रे, उन्हें बैक करने की कोशिश की ताकि वो उस रट से बाहर निकल पाए। और मुंबई उस कहानी की तरह अभी भी जाता हुआ नहीं दिखा। इसी के चलते उनका सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है जहां पे वो फिर से 10th पोजीशन और 9वीं पोजीशन के लिए कहीं ना कहीं लड़ते जूझते दिख रहे हैं। सीएसके ने थोड़ा सा प्रोग्रेस दिखाया पिछले सीजन से, पर अभी भी जिस तरह से पूरा एक कल्चरल रिवैम्प हुआ है आरसीबी, पंजाब, राजस्थान और इवन एसआरएच जैसी टीम्स में, वैसी कहानी हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रही। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? क्या इस इम्पैक्ट रूल एरा में जो पावर प्ले डोमिनेंस वाली साइड्स हैं वो ही अल्टीमेटली ट्रॉफीज जीतेंगी, या अभी भी ओल्ड स्कूल आईपीएल फिलॉसफी के लिए कहीं ना कहीं जगह है जहाँ पे अपने घर को एक छावनी में तब्दील करें और एक स्पिन चोक या स्विंग चोक के साथ चीज़ों को अपने नाम करें? आपका इन सब के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। और क्या लगता है आपको कि यहाँ से मुंबई और सीएसके का पुराना रिसर्जेंस हम देख पाएंगे, या वो अब चीज़ें पास्ट की बन के रह जाएंगी? इसके बारे में पक्का से बताएं। धन्यवाद।